नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1971 के उस महान नौसैनिक संघर्ष की जो किसी जासूसी थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। ये कहानी है एक पनडुब्बी, एक विमान वाहक पोत और उस एक धोखे की जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से सवाल से। आखिर एक नकली किराने की लिस्ट ने पूरा का पूरा युद्ध जिताने में मदद कैसे की? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसी सरलता और मनोवैज्ञानिक युद्ध की थीम को सामने लाता है। तो बात है साल 1971 की। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ हालात बहुत ही खराब थे। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ उठ रहे विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जानते इसका नतीजा क्या हुआ? 90 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी बॉर्डर पार करके भारत आ गए, जिससे देश पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया। अब भारत सीधे सीधे तो युद्ध शुरू कर नहीं सकता था, इसलिए एक बहुत ही शानदार लेकिन एकदम गुप्त योजना बनाई गई, ऑपरेशन एक्स। इस ऑपरेशन में स्थानीय मुक्ति वाहिनी कमांडोज को पानी के अंदर तोड़फोड़ करने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाज़ों पर मैग्नेटिक माइन्स लगाई जाएं, ताकि बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा के पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस को तोड़ा जा सके। और कहना पड़ेगा, ऑपरेशन एक्स एक जबरदस्त कामयाबी थी। 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी जहाज़ों को या तो तबाह कर दिया गया या उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। हजारों टन हथियार और गोला बारूद समुद्र में समा गए। पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस लगभग ठप पड़ गईं। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया था जहां से वो भारत से बदला लेने के लिए बेताब हो गया। पाकिस्तान का जवाब था अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान में उतारना। उन्होंने अपने सबसे बड़े शिकार यानी भारत की सबसे कीमती नौसैनिक संपत्ति को ढूंढकर तबाह करने के लिए एक साइलेंट हंटर को भेजा। और इसी के साथ इस कहानी के दो मुख्य किरदार आमने सामने आते हैं। एक तरफ था भारत का इकलौता विमान वाहक पोत INS विक्रांत, एक तैरता हुआ किला और नौसैनिक ताकत का प्रतीक, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का वो खामोश शिकारी PNS गाजी, एक घातक पनडुब्बी जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था, शिकार। और शिकार शुरू हो चुका था। 14 नवंबर को PNS गाजी अपने 93 क्रू मेंबर्स और एक टॉप सीक्रेट सील बंद आदेश के साथ कराची से निकला। 19 नवंबर को श्रीलंका पहुंचकर उन्होंने आदेश खोला, मद्रास जाओ और INS विक्रांत को डुबो दो। 22 नवंबर तक गाजी मद्रास के तट के पास पहुंच चुका था और अपने अनजान शिकार को ढूंढ रहा था। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, भारतीय योजना पर। एक ऐसा प्लान जिसमें शिकारी को ही शिकार बनाना था। ये थी उस महान नौसैनिक धोखे की कहानी। तो सवाल यही था कि एक ऐसी पनडुब्बी को कैसे फंसाया जाए जो दिखाई ही नहीं देती। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना भारतीय नौसेना कर रही थी, और इसका जवाब रणनीति, चालाकी और थोड़ी सी घरेलू सोच में छिपा था। भारतीय नौसेना ने एक कई परतों वाला धोखे का जाल बुना। पहला कदम, जो असली इनाम था यानी INS विक्रांत, उसे पोर्ट एक्सरे नाम की गुप्त जगह पर छिपा दो। दूसरा, विशाखापत्तनम में ऐसा माहौल बनाओ कि लगे विक्रांत वहीं है। तीसरा, ऐसे रेडियो संदेश भेजो जिन्हें आसानी से पकड़ा और समझा जा सके। और चौथा और सबसे शानदार कदम, विशाखापत्तनम में भारी मात्रा में मांस, अंडे और सब्जियों के ऑर्डर दिए गए, इतने कि एक पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू का पेट भर जाए। और पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह से फंस गया। 25 नवंबर को पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर्स से PNS गाजी को एक संदेश भेजा गया। खुफिया जानकारी से पता चलता है कि कैरियर बंदरगाह में है। यही वो संदेश था जिसने गाजी को सीधे अपनी तबाही की ओर भेज दिया। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है विशाखापट्टनम के तट पर, जहां गाजी के आखिरी घंटे शुरू होने वाले थे। यहां तनाव अपने चरम पर था। और अब मिलिए इस कहानी के गुमनाम हीरो से, INS राजपूत। ये एक पुराना विध्वंसक जहाज था जिसे एक तरह से एक आत्मघाती मिशन पर भेजा गया था, INS विक्रांत होने का नाटक करने के लिए। भारतीय नौसेना को अभी भी लग रहा था कि गाजी एक एक्टिव खतरा है, और उन्होंने राजपूत को उसका चारा बनाकर भेजा। इस रणनीतिक खेल के पीछे का मानवीय पहलू देखिए। INS राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर कप्तान इंदर सिंह ने कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। ये शब्द इस मिशन के साहस और उस पर लगी जिंदगियों के दाव को दिखाते हैं। 3 और 4 दिसंबर की रात
फैसले की रात। रात 11:40 पर आईएनएस राजपूत को बंदरगाह के पास पानी में कुछ अजीब कंपन महसूस हुआ। कोई भी जोखिम ना लेते हुए कप्तान ने 2 डेप्थ चार्ज दागने का आदेश दिया। और फिर ठीक रात 12:15 पर पानी के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे तट को हिलाकर रख दिया और वो कंपन बंद हो गया। अगली सुबह जब स्थानीय मछुआरे समुद्र में गए तो उन्हें पानी पर तैरता हुआ मलबा और एक लाइफ जैकेट मिली। उस पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो। ये गाजी का असली पुराना नाम था जब वो अमेरिकी नौसेना में हुआ करती थी। रहस्य अब सुलझने लगा था। तो सवाल ये है कि एक पनडुब्बी का डूबना पूरे युद्ध के नतीजे से कैसे जुड़ा? चलिए अब इस कहानी के अंतिम चरण पर चलते हैं, जहां शाह और मात का खेल खत्म हुआ। भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने जब पीएनएस गाजी के मलबे को खंगाला तो उनके हाथ निर्णायक सबूत लगे। उन्हें जहाज की लॉगबुक मिली जिसमें उसके मिशन की पूरी जानकारी थी। एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर यानी धमाके के वक्त रुकी हुई थी। और गुप्त आदेश भी मिले जिनसे शिकार की पूरी कहानी सामने आ गई। तो ये इतना अहम क्यों था? क्योंकि अपने सबसे बड़े खतरे के खत्म हो जाने के बाद आईएनएस विक्रांत अब आजाद था। उसने पूरी ताकत से पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी, जिससे पाकिस्तानी सेना की सारी सप्लाई लाइंस कट गईं और उनकी हार तय हो गई। और इस नाकेबंदी का नतीजा 93,000 इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ये एक नंबरी गाजी को डुबोने और विक्रांत को आजाद करने की युद्ध विजेता प्रभाव को बताने के लिए काफी है। तो आखिर हुआ क्या था? एक शानदार जाल, एक घातक दुर्घटना या युद्ध का एक सीधा हमला? सच तो ये है कि पीएनएस गाजी के अंतिम क्षणों का राज आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है और ये हमें रणनीति और किस्मत के बीच की उस पतली सी रेखा पर सोचने के लिए मजबूर करता है।